साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम जो दूसरी सहायता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति सहायता 2020। ये इसका हिंदी में नाम है। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। और जब ये सहायता लागू होगी तो इसके जो 13 कानून है वो खत्म होंगे, जिसमें पहला कानून है कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है बगान वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951, तीसरा है खान अधिनियम 1952, चौथा है कार्यशील पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी की सेवा शर्तें और विविध अधिनियम और विविध प्रावधान अधिनियम 1955। पांचवा खत्म होगा कार्यशील पत्रकार वेतन दरों का निर्धारण 1958। छठवां खत्म होगा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। सातवां खत्म होगा बीड़ी सिगार श्रमिक अधिनियम 1966। आठवां खत्म होगा संविदा श्रम अधिनियम 1970। ये ठेकेदारी का काम, ठेका अधिनियम है जिसको संविदा अधिनियम कहा गया है इसमें। नवा खत्म होगा बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्तें 1976। 10वां खत्म होगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अधिनियम 1979। 11वां खत्म होगा सिने वर्कर्स और सिनेमा थिएटर्स वर्कर्स अधिनियम 1981। 12वां खत्म होगा बंदरगाह वर्कर्स सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम। 13वां खत्म होगा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996। ये निर्माण मजदूर हैं जो मकानों के काम में करते हैं, उनके लिए जो एक्ट है ये भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये 13 कानून हैं जो वर्तमान में, इनको खत्म करके ये एक सहायता बनेगी। साथ में साथियों ये भी ध्यान रखना कि जितने भी ये कानून बने हैं सारे कानून सारे श्रमिकों ने, जैसे पत्रकारों का मामला है, पत्रकारों ने संघर्ष करके लड़के बड़े आंदोलन करके कुर्बानी दे करके इस एक्ट को बनवाया, जिस एक्ट को ये नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर रही है। इसी तरीके से जो बीड़ी श्रमिक हैं, बीड़ी श्रमिकों की बहुत ही दयनीय दुर्दशा है और उनके काम के घंटे नहीं होते, घर पे बीड़ी बनाती हैं। उनके संघर्ष कर करके ये एक एक्ट बना था जिसमें उनकी सुरक्षा के कल्याण के उनकी न्यूनतम दरें क्या होगी, सब चीज के कानून उसमें बनाए गए थे, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। उसी तरीके से असंगठित क्षेत्र में भवन निर्माण मजदूर है। भवन निर्माण मजदूर बड़ी संख्या में करोड़ों मजदूर हैं जिनकी सुरक्षा का कोई कानून नहीं था। बड़े संघर्ष के बाद एक कानून बना था जिसमें कुछ उनको सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में, कुछ काम के बारे में कुछ कंडीशन कानून में आई थी, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। तो हमको ये समझना है साथियों कि सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बेसिक कानून है जो श्रमिकों ने हासिल किया, लंबे संघर्ष के से हासिल किया, उन सारे कानूनों को ये सरकार खत्म कर रही है। वो खत्म कर दिया है, वो इनको सारे 13 कानूनों को खत्म करके ये एक सहायता बना दी है। और साथियों इस सहायता के अंदर जो बेसिक कानून है, जैसे जो कारखाना अधिनियम है जिसके अंदर कारखाने की सुरक्षा सेफ्टी से रिलेटेड सारा कुछ था। कारखाना अधिनियम में कारखाना कौन सा कहलाएगा, काम के घंटे क्या होंगे, कर्मचारी क्या होंगे, बेसिक सारी परिभाषाएं इस कारखाना अधिनियम के अंदर है। इसलिए साथियों इसकी जो बेसिक तथ्य है उसको बदलने का कोशिश इस सरकार ने इसके अंदर किया है। इसलिए साथियों इसकी जो शुरुआत होती है वो कर्मचारी की परिभाषा से शुरुआत होती है। जैसा कि हमने बताया कि जो औद्योगिक विवाद पर जो सहायता है उसके अंदर इन्होंने एक नई परिभाषा जोड़ी है जिसका नाम है फिक्स टर्म कर्मचारी, नियत अवधि कर्मचारी। उससे उन्होंने स्थायी रोजगार को खत्म किया है। आपने यदि वो पहली की सहायता नहीं सुनी है तो उसको जरूर सुन लें, क्योंकि उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों इस सहायता के माध्यम से इस सरकार ने जो स्थायी कर्मचारी है, जो स्थायी कर्मचारी को जो नौकरी की सुरक्षा है, उस नौकरी की सुरक्षा को खत्म किया उसे फिक्स टर्म से। और हम फिर बता देना चाहते हैं कि सरकार ने जो कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा है, जो स्थायी नौकरी का जो प्रावधान था,
उसको पूरी तरीके से इस श्रम संहिताओं के अंदर हटा दिया है, उसकी जरूरत को खत्म कर दिया है। उसके अंदर स्थायी कर्मचारी लिखा है, मगर फिक्स टर्म आने के बाद से स्थायी करने की जरूरत खत्म हो गई है। इसलिए साथियों, इन्होंने नौकरी की सुरक्षा को खत्म किया है। ये बेसिक बात है जिसको हमको सब साथियों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अंदर अध्याय 5 में जो है काम करने, कार्य करने की स्थिति के बारे में लिखा है। इसमें भी साथी ध्यान रखना है कि ये सरकार ने, जैसे मैंने पहली संहिता में बताया था, कि इसमें एक बहुत बड़ा साजिश किया है 3-4 शब्दों से। उपयुक्त सरकार है, हर चीज में उपयुक्त सरकार के ऊपर डाल दिया है कि उपयुक्त सरकारें तय करेंगी कि वो क्या होगा किसी कानून के अंदर। जैसे इसमें काम के घंटे का प्रावधान है, काम के घंटे का प्रावधान क्या होगा, वो उपयुक्त सरकारें तय करेंगी। इस संहिता में उसका खुलासा नहीं किया है, ये हमको दे। इसलिए कुछ ऐसे शब्द है, निर्धारण किया जाएगा, निर्धारण होगा, निर्दिष्ट होगा, उसका गठन होगा, इस तरीके से कुछ शब्द इस्तेमाल करके इस कानून के अंदर बहुत सारे लूपहोल बना दिए हैं, ताकि इसके अंदर वो बाद में अपने मन के हिसाब से डिसाइड कर सके किस तरीके का निर्णय करना है, वो बाद में कर सकें। इसका रास्ता इस संहिता के माध्यम से इस सरकार ने खोला है, जो सबसे बड़ा खतरा है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। अब साथियों, इस संहिता का जो चर्चा है वो हम शुरू करते हैं। इस संहिता की धारा 2 उसके अंदर कारखाना अधिनियम के अंदर जो प्रावधान था कि कारखाना किसको माना जाएगा, किसको कारखाना नहीं माना जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखना है। और पहले ये प्रावधान था इसके अंदर कि जिसमें 20 कर्मचारी हैं और उसके अंदर बिजली से उत्पादन हो रहा है, तो वो कारखाना अधिनियम के दायरे में आएगा, उसके ऊपर कारखाना अधिनियम लागू होगा। कारखाना अधिनियम लागू होगा, इसका मतलब है कि सारे श्रम कानून उसके ऊपर लागू होंगे। और दूसरा जो था, उसके अंदर के 40 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसके अंदर कोई बिजली से उत्पादन नहीं होता, यानी बिजली का कोई मोटर वगैरह, मशीन वगैरह नहीं है, तो बिजली से उत्पादन करने वाले 20 कर्मचारी और बिना बिजली वाले 40 कर्मचारी जहां पर होंगे या उससे अधिक जहां पर होंगे, वो कारखाना अधिनियम के दायरे में आएगा। ये पहले से था और ट्रेड यूनियन की मांग ये थी कि इसको और घटाया जाए, इसके अंदर 10 कर्मचारी और 20 कर्मचारी किया जाए, मगर इस सरकार ने इस दोनों को डबल कर दिया है, यानी कि 40 कर्मचारी कौन से, जिसमें बिजली हो, और बिना बिजली वाले 80 कर्मचारी। अब इसको 40 कर्मचारी तक का जो कारखाना है वो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि छोटे छोटे जितने भी कारखाने हैं वो कारखाना अधिनियम के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब उस कारखाने के अंदर कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होगा। तो ये एक बड़ा संशोधन, बड़ा चोर दरवाजा इस संहिता के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला है, ताकि ये छोटे छोटे कारखानों में मजदूरों का, कर्मचारियों का तरीके से शोषण किया जा सके। तो ये साथियों एक संशोधन किया गया जिसको हमको ध्यान रखना है। ये बहुत ही घातक है और बहुत बड़ा धोखा है। अब साथियों, जो ठेका मजदूरों का जो अधिनियम था, ठेका अधिनियम खत्म करके जो अधिनियम बनाया इसमें, उसके अंदर क्या बदलाव किया आज की तारीख में साथियों हमको समझना है। जो ठेका मजदूर है, हर कारखाने के अंदर ठेका मजदूरों का बड़ा संख्या हो गया, जबकि पहला जो लॉ था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ठेका मजदूरों को स्थायी प्रवृत्ति का काम नहीं कराना है। मैं बार बार समझा चुका हूं, इसको ध्यान रखना है। जब भी ये एक्ट बना था 1970 में, तब इसके अंदर लिखा था कि ठेकादारी में कारखाने के अंदर का 12 मासी जो काम है वो नहीं कराया जाएगा, स्थायी प्रवृत्ति का काम नहीं कराया जाएगा। 12 मासी काम है, स्थायी प्रवृत्ति का काम में स्थायी कामगार लगेंगे, परमानेंट मजदूर लगेंगे। उस काम के लिए कंपनी को मजदूरों को परमानेंट करना पड़ेगा। ये जो कानून था, ये कानून था, मगर इस सरकारों ने क्या, ठेकेदारी एक्ट के अंदर ये लिखा था जो कभी कभार काम होता है, जैसे मटेरियल शिफ्टिंग का काम है, मटेरियल यहां से वहां शिफ्ट करना है, पुताई का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है जो कभी कभार होना है,
इस तरीके का जो काम है उसमें ठेका श्रमिक लगेंगे, ठेका श्रमिक उत्पादन में नहीं लगेंगे। ये हमको ध्यान रखना है। ये ठेका कानून का प्रमुख थीम था, मगर इस थीम को किसी भी सरकार ने किसी ने माना नहीं। ये हमको मैं बता चुका हूं आपको। सरकारों ने पूंजीपतियों को खुला छूट दिया, जिसके बाद इस ठेकेदारी के श्रमिकों को उत्पादन में लगाया, स्थायी प्रवृत्ति के काम में लगाया, और उसके अंदर उन्होंने 6-6 महीने के लिए लगाया, 6 महीने बाद उनको निकाल दिया। ये इसलिए किया था कि 6 महीने से ज्यादा काम करने पर वो स्थायी हो जाता था। तो ये हमको समझना साथी, इसलिए स्थायी प्रवृत्ति के काम में कारखाना मालिकों ने ठेका मजदूरों को लगाया। ये गैर कानूनी था, मगर ये गैर कानूनी इसलिए चल गया कि सरकार जो भी थी, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों ने पूंजीपतियों को कह दिया था कि आप इसको लागू करो, हम कुछ नहीं करेंगे। और ये लागू हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से लागू हुआ। उसके बाद से साथियों, ठेका अधिनियम में एक चीज और लिखी हुई थी कि यदि कोई ठेका श्रमिक स्थायी श्रमिक का काम करता है, या स्थायी श्रमिक जैसा काम करता है जो स्थायी श्रमिक काम कर रहा है, तो उस ठेका मजदूर को उस कारखाने के स्थायी श्रमिक के बराबर वेतन, भत्ते और सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। ये जो इस ठेका एक्ट के अंदर था, ये सोच को इस ठेका एक्ट के जो नया संहिता बनाया उसमें से इसको हटा दिया है। ये सबसे खतरनाक है। तो ठेका एक्ट का जो बेसिक वजूद था उसी को खत्म कर दिया गया है। यानी कि ठेका श्रमिक को भी अब ये स्थायी श्रमिक के जो अल्टरनेटिव है, जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है, 12 मासी काम है, उसमें भी पूंजीपति लगा सकते हैं। चोर दरवाजा खोलने के काम इस संहिता के माध्यम से सरकार ने किया है साथियों। और आज निजी क्षेत्र में क्या हो गया, सरकारी क्षेत्र में 70-75% ठेका मजदूर हैं। जो बड़ा जो मजदूर कर्मचारी का वर्ग है उसमें ठेका मजदूर है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके अंदर ठेका मजदूरों के साथ में ट्रेनिंग, अप्रेंटिस और फिक्स टर्म, ये नए रास्ते सरकार ने खोले हैं। ये संहिता बनाने के पहले भी बीजेपी की सरकार ने रास्ते खोले थे। इसलिए साथियों, इनकी राज्य सरकारों में भी ये रास्ते खोले थे, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और भी स्टेटों में इन्होंने ये कानून बनाए थे। तो उस कानूनों के माध्यम से पहले से ये प्रावधान था कि ट्रेनिंग, अप्रेंटिस और फिक्स टर्म ये उत्पादन के हिस्से बन गए। तब की साथ ये समझना है कि जो अप्रेंटिस है वो उत्पादन का हिस्सा नहीं था, वो ट्रेनी था, प्रशिक्षु था वो। अब उसको उत्पादन का हिस्सा बना दिया है। ट्रेनिंग का पहले प्रावधान था कि ट्रेनिंग थोड़े दिन करना है, फिर स्थायी करना है। अब उसको ट्रेनिंग करना है और भगा देना है, इसलिए उसका भी शोषण करने का रास्ता ट्रेनिंग के नाम पे खोल दिया। तीसरा फिक्स टर्म के बारे में मैं पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं। फिक्स टर्म का भी ये प्रावधान कर दिया कि फिक्स टर्म जो है जितने दिन तक आपको रखना है उतने दिन तक रखो, उसके बाद उसको भगा दो। तो ये तीनों जो कानूनों से रखने और भगाने का रास्ता खोला, इससे स्थायी काम जो प्रवृत्ति का काम था, स्थायी काम करने का जो परमानेंट करने का जो जरूरत था, कानूनी जो बाध्यता थी कंपनी की, वो बाध्यता खत्म हो गई। और बाध्यता खत्म होने से क्या हो गया, क्या परमानेंट करने की जरूरत ही नहीं है, स्थायी करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सारे कारखानों के अंदर अब परमानेंट नौकरी खत्म हो गई। अच्छी तरीके से समझ लो, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने परमानेंट नौकरी को खत्म कर दिया। अब हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को परमानेंट स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। इनको बैंकों से लोन भी नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी स्थायी नौकरी नहीं है, इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। तो ये शोषण का एक नया रास्ता खोला है इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और ये जो संहिता बनी है इसके अंदर अध्याय 11 है। 11वें अध्याय में जो ठेका जो श्रमिक है उनसे संबंधित सारा लिखा हुआ है। इसके अंदर जो पूर्ववर्ती जो अधिनियम था, पहले का जो ठेका अधिनियम था, उसके अंदर जो सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान थे और जो कल्याणकारी योजनाओं के जो प्रावधान थे, वो सारे प्रावधानों को इस संहिता के अंदर लगभग खत्म कर दिया गया है। ठेका मजदूर जो है काम करते हैं ठेकेदारों के अंडर में, और उनका ठेकेदारों का सुरक्षा के लिए ठेका का लाइसेंस लेना पड़ता था। तो पूर्ववर्ती जो कानून थे उसमें पहले तो शून्य से शुरू था कि कोई भी ठेकेदारी का काम करेगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वह इन सरकारों ने उसको बढ़ा करके 20 कर दिया था।
तब की ट्रेड यूनियनों की मांग ये थी कि 20 नहीं, कोई भी ठेकेदार किसी भी कारखाने में ठेकेदारी करने जाएगा तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, ताकि वो कारखाने के अधिनियम के अंतर्गत आ जाए और उसके तहत उसकी जो श्रमिक हैं उनकी सारी सुरक्षा हो की गारंटी हो। तो इन्होंने पहले उसको बढ़ा के 20 कर दिया था, अब 20 से उसको 50 कर दिया है सहायता में, कि 50 श्रमिक तक किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठेकेदार को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब वो कोई भी पकड़ेगा, ले जाएगा, उससे काम कराएगा, काम करा के छोड़ देगा। लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है मतलब उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसको कोई रिकॉर्ड रखने की बाध्यता नहीं होगी, उसके वेतन का जो कानून है उसको पालन करने की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो 50 श्रमिक तो बहुत होते हैं, एक ठेकेदार के 50 आदमी तो बहुत होते हैं। तो 50 तक इन्होंने प्रावधान कर दिया कि इनको अब कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही घातक है साथियों, और ठेका मजदूर की दुर्दशा करने का ये रास्ता खोला है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये हमको याद रखना है। एक और कलाकारी करी इसके अंदर, जो स्थायी प्रवृत्ति का काम था, जो 12 मासी का काम था, उस काम के अंदर काम कराने की जो प्रवृत्ति है, जैसे मैंने बताया कि ठेका जो अधिनियम में प्रावधान था कि स्थायी प्रवृत्ति और 12 मासी के काम में ठेका मजदूर काम नहीं कर सकते, वो कभी कभार जो काम है वो कर सकते हैं। उसकी जगह इन्होंने संशोधन क्या किया कि कोर की अवधारणा लेके आए। ये कोर क्या है इसको भी समझना है साथियों इसके अंदर, और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि कोर का जो परिभाषा है इस अवधारणा की, इसका नियम क्या होगा, ये उपयुक्त सरकारें बनाएंगी। यानी कि यहां देखो कैसे बदमाशी की, इस कानून में पारित हो जाने दो, उसके बाद से कानून पारित होने के बाद से सरकारें जो स्थायी प्रवृत्ति के काम का जो ऑप्शन था जिसमें ठेका मजदूर काम नहीं करेंगे, वहां पे स्थायी श्रमिक काम करेंगे, उसको बदलने के लिए अब उपयुक्त सरकारें तय करेंगी। ये रास्ता खोलना चाहते हैं कि कानूनी रूप से ये रास्ता खुल जाए कि जो ठेका श्रमिक है, जो ट्रेनिंग है, अप्रेंटिस है, फिक्सटर्म है, ये किसी भी तरीके की कार्य की प्रवृत्ति के लिए अधिकृत हो जाए। जो उन्होंने अनऑफिशियल अधिकृत कर दिया है, लागू कर दिया है, मगर कानून में वो करना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार ने ये इसमें कोर की अवधारणा को लेकर आए और उसकी डेफिनेशन नहीं बताई है। ये उपयुक्त सरकारें तय करेंगी इस डेफिनेशन को। तो ये चोर दरवाजे से इसको आगे बनाने का रास्ता खोला है साथियों। ये बहुत ही धोखा है, इतने सारे धोखे हैं इस संहिता के अंदर। सारा धोखा जितना मेहनत कश मजदूर जो कर्मचारी वर्ग है उसके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है, उतना धोखा इस सरकार ने किया है। और अब इसमें क्या होगा, क्या भी उपयोग सरकार तय करेगी। इसमें भी जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर का पक्ष सुना जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये सरकार तय करेगी। इसमें ट्रेड यूनियन मजदूर का कोई मतलब नहीं है, इसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, इस सरकार ने सबसे बड़ा जो काम ये किया है कि जो ट्रेड यूनियनों का जहां भी प्रतिनिधित्व था, मैं आगे अभी जो बोर्डों का मामला आएगा तब समझाऊंगा। इस सरकार ने ट्रेड यूनियनों का, जैसे सब कानूनों में लिखा हुआ था कि कोई भी श्रमिकों से संबंधित आप कानून बनाओगे, बदलोगे या कोई भी फैसला करोगे तो उसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका आपको राय लेना पड़ेगा। जो भी बोर्ड बने हुए थे, बोर्डों के अंदर, हर बोर्ड के अंदर ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व था। तो ट्रेड यूनियन जब भी कोई सरकार कानून लेके आती थी तो ट्रेड यूनियन अपना पक्ष रखते थे और उनका पक्ष कानूनी रूप से सुनना बाध्यता था सरकार को। और वो पक्ष रखने के बाद सरकार जो गलत कानून लेके आती थी उसका विरोध करते थे। अब ये सरकार ने सभी बोर्डों से, सभी जगह से जो ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व था और ट्रेड यूनियन का जो अधिकार था श्रमिकों के पक्ष में अपनी राय रखने का, उसको खत्म किया है, उसको धीरे धीरे बाहर किया और सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया कि जो भी तय करेगी सरकार करेगी, उसमें ट्रेड यूनियनों से पूछने की जरूरत नहीं है और ट्रेड यूनियनों को कोई राय देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा धोखा है साथियों कि मजदूर का जो पक्ष था, मजदूर का जो अस्तित्व था, उसको इन्होंने खत्म किया और इसके माध्यम से ट्रेड यूनियनों के अस्तित्व को भी खत्म करना चाहते हैं, जिसको हमको ध्यान रखना है, जिसको हमको समझना है साथियों। अब एक इसमें संशोधन क्या किया, सामाजिक सुरक्षा का तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अभी के लॉ में प्रावधान था कि यदि जो ओनर है, जिस जैसे कारखाना मालिक है, तो कारखाना जो है मालिक ही प्रमुख नियोक्ता है वो। तो यदि
कारखाने का वेतन मजदूर का नहीं मिलता है, ठेकेदार उसका वेतन नहीं देता है, ठेकेदार पूरा वेतन नहीं देता है, ठेकेदार कंपनी से वेतन ले लेता है और मजदूर को नहीं चुकाता है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता पर थी कि प्रमुख जो नियोक्ता है उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो मजदूर का वेतन दिलाएगा। ठेकेदार नहीं देता है तो जो कारखाना मालिक है वो डायरेक्ट वेतन सीधा मजदूर को भुगतान करे। तो ये जो प्रावधान था, ये प्रावधान भी इस संहिता में हटा दिया है। अब जो प्रमुख नियोक्ता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठेकेदार को उसने अपनी पेमेंट दे दी है, ठेकेदार ठेका मजदूर को पेमेंट देगा नहीं देगा, पूरा देगा नहीं देगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको उससे उसकी जो जिम्मेदारी थी उससे उसको हटा दिया। अब इसका मतलब क्या है साथियों? 2-4 दिन का पेमेंट काट लेगा, कुछ घंटे का पेमेंट काट लेगा, 1-2 दिन वैसी हाजिरी नहीं लगाता, मगर उस पर दबाव रहता था कि उसने कि कारखाना मालिक को शिकायत कर दी तो कारखाना मालिक उसको रिकॉर्ड बुलवा करके उस मजदूर का पेमेंट करवाता था। तो अब क्या होगा कि अब मजदूर का पेमेंट चाहे जितना खा जाए ठेकेदार, मजदूर की कोई सुनेगा नहीं। तो मजदूर का ठेकेदार भी शोषण कर सके, इसका रास्ता खोला, उसको लूट सके। और दूसरा जो प्रमुख नियोक्ता है उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको खत्म कर दिया साथियों। तो कितना बड़ा धोखा है ठेका मजदूरों के साथ। किस तरीके का कानून बनाना चाहती है सरकार? अरे भाई, जो गरीब आदमी है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका पेमेंट मिले, उसका मेहनत का पूरा पेमेंट मिले, जितना काम करे वो तो रहने दो यार, कम से कम उसको तो रहने दो। जो प्रमुख नियोक्ता है, जिसका जो मालिक है, उसके पास ये जिम्मेदारी तो रहे कि अगर ठेकेदार पूरा पेमेंट नहीं देता है तो मजदूर जाके उसके सामने हाथ जोड़ के बोल तो सके कि साहब इसने मेरा पूरा पेमेंट नहीं दिया, और फिर वो कहे उसको कि इसका पूरा पेमेंट दे। ऐसे प्रावधान तो नहीं हटाना चाहिए, मगर इस सरकार ने संहिता के अंदर ये सुरक्षा का जो थोड़ा सा भी प्रावधान था उसको भी हटा दिया है। ये बहुत ही घातक है, बहुत बड़ा धोखा है मेहनत कश वर्ग के साथ जो इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, इस नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों। दूसरा साथियों, जो समान काम समान वेतन वाला है, जैसे मैंने बताया पहले प्रावधान था कि स्थायी प्रवृत्ति का काम यदि कोई ठेका मजदूर काम करता है तो उसको स्थायी मजदूर के बराबर वेतन, सुरक्षा और उसकी जो भी उसको सुविधाएं मिलती वो मिलना चाहिए। इसको भी इस कानून से हटा दिया है, इस प्रावधान को भी हटा दिया है जो एक्ट में था, और संहिता में ये प्रावधान हटा दिया है। अब वो कोई सा भी काम कराए, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इनका मानसिकता बिल्कुल क्लियर है कि ठेका मजदूर से इनको कैसा भी काम कराना है, कभी भी लगाएं कभी भी भगाएं का रास्ता बनाना है, वही रास्ता इसमें बना दिया है। ठेका मजदूर की सारी कानून सुरक्षा, ठेका मजदूर की भी सुरक्षा हटा दी है। जैसे खेतों में काम करते हैं ना कि पकड़ के किसी को लाओ और काम कराओ और उसको पैसा दो और उसको हटा दो, ज्यादा कर रहा है तो उसकी पिटाई कर दो, नहीं मार रहा है तो उससे जबरदस्ती काम करा लो। तो ये जो गुलामी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भूखा रख के गुलाम बना के उसका शोषण करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आ रही है। इसलिए सुरक्षा का जहां भी जरा सा भी जगह है सुरक्षा का, उसको इस संहिता में उन्होंने खत्म कर दिया है। यह भी साथी हमको ध्यान रखना है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं साथियों, समान काम समान वेतन में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान काम समान वेतन का जो कानून है उसको लागू होना चाहिए, और कोई भी श्रमिक यदि स्थायी श्रमिक के बराबर काम करता है तो स्थायी श्रमिक का जो वेतन है वो उसको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी भी सरकार ने आज तक माना नहीं। हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कैसे नहीं मानेगा, नहीं माना उन्होंने, सरकारों ने नहीं माना, पूंजीपतियों ने नहीं माना। मगर गरीबों के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता तो ये लठ मार के लठ चला के उसको तुरंत लागू कर देते, और यदि वो गरीब आदमी नहीं मानता तो उसको बोलते सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मान जा, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मालिकों के लिए था, सरकारों के लिए था, इन्होंने नहीं माना। अब इस संहिता में जब ये परिवर्तन कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये साथियों साजिशें हैं जो मेहनत कश वर्ग के खिलाफ
ये सरकार कर रही है हर तरीके से, और मेहनत का वर्ग समझ नहीं रहा है, जागरूक नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आप जागरूक होंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश